कौन कहता है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं आते? कौन आपसे ये कहता है कि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं? किसने आपसे यह कहा है कि आप इंग्लिश में कभी बेहतर नहीं हो सकते? और आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है? इतनी बेसिक चीज़ें आपको बताई जाती हैं। और आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल इस प्रकार बताने वाला हूं जो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा जो पूरे जीवन आप उसे भुला नहीं पाओगे। बस हमें आपसे ये कोऑपरेशन चाहिए कि आप अंत तक बने रहें, देखें, समझें। और आज का जो ये टॉपिक है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का है, और इसका इतना हम लोग ब्रेन वॉश करते हुए अगर कोई भी गलत चीजें आपके दिमाग में पहले से बैठी हैं, कुछ धारणाएं ऐसी बैठी हैं कि आप कहते हैं कि ये टॉपिक वास्तव में बहुत ही बोरिंग है और मेरे से नहीं बन सकता है, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं वह आप बहुत ही जल्द आप स्वयं बनाकर बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वाक्यों की ओर। इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा कि हर टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। पैसिव वॉइस सिर्फ 12 में से 8 टेंसों की बनती है। इसके बाद में उन टेंसों में सहक्रिया क्या होती है और उसके क्या नियम है, थोड़ा सा मैं एक चर्चा और करूंगा आपके साथ में। जो इंडेफिनिट टेंस होता है वह सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसके बाद में कंटिन्यूअस और परफेक्ट में बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जो भी सहक्रिया आपकी दी गई है ऑलरेडी पहले से, एक्टिव वॉइस के में जो भी सहक्रिया दी गई है, आप पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें सिर्फ बीइंग का प्रयोग कर दें, BEING। और परफेक्ट में क्या होता है कि जो भी सहक्रिया दी गई है उसके साथ आप बीन लगा दें, BEEN। इंडेफिनिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रेजेंट के होंगे उसमें हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, जो इंडेफिनिट पास्ट के होंगे उसमें हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, और जो फ्यूचर के होंगे तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। बस हो गई आपकी पूरी तरीके से कंफ्यूजन दूर। और बस बनाते समय आपको मालूम ही है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को बना देते हैं, मतलब कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बना देते हैं। चलो देखते हैं हम वाक्यों को, देखते आप पहचान जाएंगे उनको बनाने का तरीका। देखिए, जैसे पहला वाक्य मैं आपके सामने रखता हूं। इस पे लिखा हुआ देखिए, तुलसीदास हैज रिटन। तुलसीदास सबसे पहले देखिए हम लोग पहचानते चलेंगे। तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस, तो सबसे पहले हम लोग पहचान लेते हैं। तो देखते आप पहचान गए कि इसमें हैज आया है, तो हैज जैसे आ गया तो आप समझ गए कि ये वाक्य हमारा परफेक्ट का है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज मिलता है। और हमने आपको बताया था यदि कभी भी परफेक्ट टेंस मिले आपको, तो आपको हैज के बाद में मात्र बीन का प्रयोग कर देना, BEEN। बाकी आपके कोई परिवर्तन नहीं होंगे, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बनाते हुए वाक्य को बना देंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि मुख्य क्रिया के बाद में रामचरितमानस दिया गया है, और रामचरितमानस इस वाक्य का कर्म भी है, इसलिए कर्म को हम लोग कर्ता बनाते हैं पैसिव वॉइस में, ये लो बन गया। इसके बाद में हैज लिखा था तो हमने हैज बीन कर दिया, मैंने पहले ही बताया था आपको। इसके बाद रिटन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए हमने रिटन का रिटन लिख दिया। इसके बाद में बाई तुलसीदास आगे बन गया वाक्य आपका। अब देखिए अगला वाक्य है आपका, आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम, अब आपको देखिए यहाँ पर नो जो शब्द है वो आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये वाक्य कहाँ का है। यदि सहायक क्रिया ना मिले किसी वाक्य में तो आप समझ जाइएगा या तो ये पास्ट इंडेफिनिट का, या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसमें सहायक क्रिया नहीं दी गई है, आई के बाद में सीधे मुख्य क्रिया दी गई है, तो ये दो में से किसी एक टेंस का, या तो पास्ट इंडेफिनिट का है या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब पहचानना ये कि अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो पास्ट का होगा, और फर्स्ट होगी तो ये प्रेजेंट का होगा। तो नो जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, नोन इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि वाक्य हमारा कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था इज MR लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया के बाद में हिम आया, और यही हिम बन जाएगा आपका यहाँ पे कर्ता। तो हिम का कर्ता क्या होता है, ही होता है, तो ही के साथ हम लोग इज लगाएंगे, तो ही इज नोन टू मी वेरी वेल। अब यहाँ पर बाई नहीं लगा, टू लग गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन के रूप में चुनिंदा ही चीजों को रखा जाता है। यदि आपको याद ना रहे तो आप इनको याद कर सकते हैं, या फिर बाई का भी प्रयोग करते हैं। तो किसी
छोटी क्लासों में उसको ज़्यादातर अध्यापक गलत नहीं करता है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड क्लासों में हैं तो आपको इसे सीखना होगा। तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा, इम्परेटिव के क्या नियम होते हैं। इम्परेटिव में मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में, अब यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। इम्परेटिव के लिए मैंने बताया था यदि किसी भी वाक्य में कर्ता ना दिया गया हो तो वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर लिखा है वो डू दिस वर्क, इस काम को करो, जस्ट नाउ मैंने अभी तुरंत। तो इस वाक्य में कहीं ना कहीं आदेश का भाव हो रहा है, तो आदेश के भाव के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद में पूरा का पूरा हम लोग वाक्य उतार देते हैं डू दिस वर्क जस्ट नाउ। और यदि ये वाक्य नहीं आपको दूसरे नियम से बनाना लेट वाले से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लगा देते हैं, ये देखिए लगा हुआ है। इसके बाद में कर्म रखते हैं तो दिस वर्क रखा हुआ है। इसके बाद बी रखते हैं, फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म रखते हैं, इसके बाद में अन्य शब्द रखते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा आपका बन गया। अब अगला वाक्य देखिए, प्लीज ओपन द डोर। तो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी वाक्य में यदि प्लीज और काइंडली इत्यादि शब्द आते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी इग्नोर कर दीजिएगा, उनको बिल्कुल नहीं रखना है। सिर्फ वाक्य के भाव को समझिए कि वाक्य का भाव क्या कहता है, ओपन द डोर। ये कहीं ना कहीं प्रार्थना का भाव यहाँ पर हो रहा है क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, इसलिए आप ऐसे वाक्यों के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू या फिर यू आर एडवाइज टू में कोई एक चुनेंगे। यहाँ पर प्रार्थना का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और पूरा का पूरा वाक्य आप उतार दो। ठीक है। अब हु के लिए भी मैंने कुछ नियम आपको बताए थे। हु वाले वाक्यों के लिए मैंने आपको बताया था यदि कभी भी हु वाला वाक्य मिल जाए तो हु के स्थान पर हम लोग बाई हुम का प्रयोग करते हैं, तो हमने कर दिया। देखिए बाई हुम लिखा हुआ है। इसके बाद में वाक्य हमारा किस टेंस का है, दिया है मेड। तो मेड से आप पहचान गए यहाँ पर सहायक क्रिया तो है नहीं है, मेड आ गया हमारा। और मेड हमारा सेकेंड फॉर्म है और यही थर्ड फॉर्म में भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग सहायक क्रिया वाज या वेयर के प्रयोग करते हैं। तो बाई हुम यहाँ पर एक वचन की ओर संकेत कर रहा है दिस पिक्चर के हिसाब से, तो हमने वाज लगा दिए, वाज दिस पिक्चर मेड, ये आपका वाक्य बन गया। अगला है फ्लाई स्प्रेड डिसीज। फ्लाइज जो मक्खियाँ होती हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं, तो डिसीज आपका आगे आ गया। और ये कहीं ना कहीं एक वचन में ये आपका स्प्रेड, फ्लाइज तो बहुवचन है और बहुवचन के साथ में हम लोग ऐसी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये वाक्य क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इजेमार का प्रयोग करते हैं, तो डिसीज इज स्प्रेड बाय फ्लाइज, ये आपका बन जाएगा। अब हमने एक नियम आपको और भी बताया था, यदि कभी भी दो कर्म दिए गए हों तो वहां पर हम किसी जीवित कर्म को आगे लाते हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए सी गेव मी ए पेन, सी गेव मी, तो यहाँ पर मी भी आपका एक कर्म है और ए पेन भी आपका कर्म है। तो उपयुक्त तो वाक्य वही है जो आपका सजीव कर्म से शुरुआत हो, लेकिन कहीं कहीं निर्जीव से भी बना देते हैं, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर निर्जीव लिया जा रहा है, ए पेन वाज गिवन मी बाई हर। यदि आप मी को उठाएंगे तो हो जाएगा आई वाज गिवन ए पेन बाई हर, बाद में आप कर दीजिएगा। अब गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, यहाँ पर गिव माने दो, द ऑर्डर माने ऑर्डर के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर कहना है कि प्रार्थना का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर हम लेट से बना सकते हैं, लेट द ऑर्डर बी गिवन। यदि आपको कभी किसी वाक्य में कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर आदेश है, प्रार्थना है, ये एडवाइस है, यदि इस तरह की बात हो तो आप सीधे लेट से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें ऐसी कोई संभावना नहीं होती गलत होने की। अगला है आई डिड नॉट, आप पहचान गए आई डिड नॉट, डिड कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। और पास्ट इंडेफिनिट के हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका यू कर्म है, तो इसको हम लोग कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा यू वेयर नॉट लाइक्ड बाई मी। अगला डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो इसको भी आप इम्परेटिव है तो लेट से बना सकते हैं। हु बीट यू, मुझे पता है आप बना लेंगे, तो बाई होम वेयर यू बीट इन। लीव द रूम, कुछ नहीं, लेट द रूम बी लेफ्ट। अगर आपको इससे ना बनाना हो तो लीव द रूम, कमरे को छोड़ दो। यहाँ पर आदेश का भाव रहा तो आप क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम। आगे बढ़िए। इसी तरह बहुत सारे वाक्य हैं आपके, एवरीबॉडी नोज हिम, इनको बनाने का प्रयास करिए। इसमें कुछ कठिन होंगे, मैं आपको बताऊंगा। एवरीबॉडी नोज हिम ये बन जाएगा आपसे कि नोज लगा हुआ है तो आप पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कर्म को आगे लाइए, हिम आगे आ गया तो हो जाएगा ही, तो ही इज नोन टू एवरीबॉडी। अगला ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बहुत बार आया है, पीपुल ऑलवेज एडमायर्ड द फ्रीडम फाइटर। तो द फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं, ठीक है, उनके लिए द फ्रीडम फाइटर आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल।
अगला प्लीज वॉक ऑन द राइट, तो प्लीज शब्द अलग कर दीजिए, क्या बचा वॉक ऑन द राइट, ये कहीं ना कहीं सलाह है, तो यू आर एडवाइज टू राइट वॉक ऑन द राइट। अगला डू दिस वर्क हो चुका, हेल्प मी, आपका सरल सा वाक्य हेल्प मी, यदि आपको समझ में आ जाए तो लेट से बना लीजिए, और ना समझ में आए तो हेल्प मी प्रार्थना का भाव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, सॉरी हेल्प हिम, हेल्प हिम है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम ऐसा बना दीजिए, या फिर लेट से बनाना तो बना दीजिए लेट हिम बी हेल्प्ड। अगला है ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, बना लेंगे आप वाज वेयर के प्रयोग करके। डिड रामू किल द टाइगर बन जाएगा, लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो इसको समझ लीजिए। जब भी सहायक क्रिया प्रारंभ में आती है तो वह आपका इंट्रोगेटिव कहलाता है, और ऐसी कंडीशन में सहायक क्रिया के स्थान में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये देखिए कर्म क्या है, कर्म है यहाँ पर द टाइगर, द टाइगर आपका एक वचन है, ये जब आगे आएगा तो हो जाएगा वाज द टाइगर, क्योंकि एक वचन के हिसाब से लगेगा तो डिड अलग हो जाएगा, और पैसिव बनाते समय वाज वेयर के प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। हु वाले बहुत से वाक्य बना चुके हैं, आप बना लेंगे। प्लीज कीप टू द लेफ्ट, ये बन जाएगा आपसे, प्लीज को अलग कर दीजिएगा, बाकी आपका वाक्य बन जाएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर कुछ आदेश की बात हो रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ऑफ ग्लास वाटर। यदि आप बनाना चाहें लेट वाले से तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट ऐसे बना सकते हैं। अगला है ही मेड हिम डियर लीडर, तो हिम और डियर लीडर यहाँ पर दो कर्म है, यहाँ पर आप किसी एक कर्म को उठा लीजिए, तो हिम को हम आगे ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेड सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि मेक फर्स्ट होती है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर दे होना चाहिए, तो दे मेड हिम डियर लीडर, तो हिम को आगे लाएंगे तो हो जाएगा ही वाज मेड डियर लीडर बाय देम। ठीक है, इस तरह ये वाक्य हो गए। एक छोटा सा ये स्पेशल केस पे दो वाक्य मैंने आपको दिए हैं। यदि कभी भी आपकी दो मुख्य क्रियाएं दी गई हों, ठीक है, दो मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं किसे कहते हैं, जिसकी आप लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सको, वो आपकी मुख्य क्रिया होती है। एक मुख्य क्रिया देखिए दी गई सा पहले में, और उसी में दिया गया है प्ले। तो यदि दो मुख्य क्रिया दी जाए जिसमें से दूसरी मुख्य क्रिया आपकी वर्तमान काल में हो, या फिर कह सकते हैं कि दूसरी जो क्रिया है आपकी वो फर्स्ट फॉर्म में दी गई हो, दो क्रिया हैं जिसमें से दूसरी वाली फर्स्ट फॉर्म में हो, यदि ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले तो आप पहली क्रिया के तुरंत बाद टू का प्रयोग करेंगे। जैसे पहले में दिया गया यू सा हिम प्ले, लेकिन ये कंडीशन ध्यान दीजिए कि यह कंडीशन कुछ विशेष शब्दों के लिए है, जैसे सी, हेल्प, हियर, मेक, बिड और वॉच। यदि ये शब्द मिले और इसके अतिरिक्त दूसरी क्रिया दी गई हो तब हम टू का प्रयोग करेंगे, और अगर अन्य कोई शब्द है तो वहां पर हम लोग नहीं करेंगे, वहां पर नॉर्मल जैसे बनता है वाक्य वैसे ही बनेगा। तो ये पहले में दिया गया यू सा हिम प्ले, तो सा कहीं ना कहीं सी का सेकेंड पर्सन है, तो इसलिए बन जाएगा ही वाज सीन टू प्ले बाय यू। यहाँ पर सीन के बाद में हम लोग ने टू लगा दिया, तो यदि ये शब्द यूज में आ जाए तो उनके बाद में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अगला आई वाच्ड हिम डांस, तो यहाँ पर डांस भी आपकी सहायक मुख्य क्रिया है और वाच्ड भी आपकी मुख्य क्रिया है, लेकिन पहली वाली पास्ट में है और दूसरी वाली आपकी प्रेजेंट में दी गई है, फिर कह सकते हैं पहली वाली सेकंड फॉर्म है और दूसरी वाली फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा ही वाज वाच्ड टू डांस बाय मी। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मोडल्स के वाक्य हैं, इसमें से कुछ वाक्य, दो वाक्य आपके मोडल्स के हैं। मोडल्स में क्या क्या होता है, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, सेल हो गया, शुड हो गया, ये सब चीजें। तो जितने भी मोडल्स हैं, जितने भी फ्यूचर में आपकी विल सेल का जो भी प्रयोग होता है, तो यदि ये शब्द कहीं पर भी मिल जाए तो वाक्य को आप नॉर्मल तरीके से ही बनाएंगे, लेकिन इनके तुरंत बाद में हम लोग बी का प्रयोग कर देते हैं। पहला वाक्य समझिए, ही कुड डू इट, तो हो जाएगा इट कुड बी डन बाय हिम। तो कुछ नहीं हमने किया, सिर्फ कुड के बाद में बी कर दिया, मतलब मोडल्स के बाद में हम लोग बी लगा देंगे। देखिए मस्ट लिखा है तो मस्ट के बाद में हमने बी कर दिया, बाकी वाक्य जैसे बनते थे, कर्म का कर्ता, कर्ता का कर्म, बाई का प्रयोग, वो कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अगला है कुछ वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग नहीं आता। मैंने आपको बताया था कुछ वर्ब ऐसे होते हैं उसमें प्रीपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग नहीं करते, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस प्रीपोजिशन के, उस क्रिया के अनुरूप हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमें याद है
पहली चीज तो है कि हमें याद कर लेना चाहिए ऐसे कुछ शब्दों को जो बेसिक तौर पे ज्यादा प्रयोग में आते हैं लेकिन जिसमें बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो याद कर लेना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर हम लोग मजबूरी बस वही बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बड़ी क्लासों में या फिर कंपटीशन में ये गलतियां नहीं माफी के लायक होती हैं, इसलिए हमें याद करने में ही भलाई होगी। जैसे कि पहला वाक्य है दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मतलब इसमें बाई नहीं आएगा, इसमें हम लोग इन का प्रयोग करेंगे। दिस सरप्राइज्ड हिम, तो ही वाज सरप्राइज्ड एट दिस, मतलब सरप्राइज के बाद में एट का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसी प्रकार प्लेस्ड के बाद में हम लोग विथ का प्रयोग करेंगे। यह वाक्य भी आपके उसी तरीके से बने। अब कुछ आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी हम लोग एक दो वाक्य देखेंगे इसके, बाकी आप लोग को बनाने हैं। यदि कोई वाक्य ना बने, समझ में ना आए, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए पहला वाक्य हमारा लिखा हुआ डज ही हेल्प मी, तो डज शुरुआत में आगे आप भी पहचानते हैं कि डू या डज अगर मिल जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। और बनाने का एक ही तरीका है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो उसको हम लोग एजेएमआर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया के स्थान में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो डज के स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्म है मी, और मी को आगे लाएंगे तो मी के साथ होगा एम, तो हम लगा देंगे एम आई हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, इसी प्रकार शुरुआत के 3 वाक्य बन जाएंगे। हु वाला वाक्य आपको हम बता चुके हैं, हु की जगह बाई हुम का प्रयोग हम लोग करेंगे। और हम लोग एक वाक्य ये भी देख लेते हैं, व्हाई डिड ही डू इट, व्हाई डिड ही डू इट। तो व्हाई शुरू में आ गया, तो बस कुछ नहीं है, आप जैसा नियम चल रहे थे अभी तक प्रश्नवाचक का उसी तरीके से बनाइए। व्हाई को अपनी जगह पर रख दीजिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होनी है। तो कैसे बनेगा, व्हाई वाज इट डन बाई हिम, मतलब व्हाई के स्थान पे परिवर्तन नहीं हुआ और जो आपका शब्द था सहायक क्रिया का उसके स्थान पर परिवर्तन नहीं हुआ, और बाकी हमने पूरा वाक्य बना दिया। ठीक है, इस तरह ये वाक्य हो गए आपके। कुछ वाक्य आपके इम्परेटिव के मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इम्परेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जैसे लिखा ओपन द डोर, यहाँ भाव समझिए क्या है। भाव है आपके रिक्वेस्ट का, तो हम लोग बना सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अगर लेट से बनाना है तो आप लिख सकते हैं लेट द डोर बी ओपनड। लेट का नियम क्या था, लेट, इसके बाद में कर्म, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि अन्य शब्द दिया है तो रख दो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। यदि कभी आपको बाई यू लगा मिल जाए तो आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा, इसको हम लोग लगा सकते हैं, दिया नहीं लेकिन फिर भी हम लोग लगा सकते हैं। एक वाक्य आपका डू इट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेट इट बी डन बन जाएगा। एक शब्द है हमारा कम, सिर्फ कम आ गया, इसमें कर्म नहीं है। जब इसमें कर्म नहीं है तो लेट वाला प्रयोग हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। सेट डाउन में कर्म नहीं है, इसलिए लेट वाला प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू। इन 3 में से कोई एक वाक्य हम लोग लेकर आएंगे। जैसे कम है, कम कहीं ना कहीं आदेश का भाव हो रहा है, वहां पर सेट डाउन है, यहाँ पर भी आदेश का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, लिखा है ना यू आर ऑर्डर्ड टू, तो इसके बाद में पूरा का पूरा हम लोग वाक्य उतार देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, सेट डाउन या फिर कम। ठीक है, एक वाक्य है डू नॉट वाला। यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट आ जाए तो आप जहां पर टू लगाते थे प्रीपोजिशन के रूप में, वहां पर नॉट टू लगा दीजिएगा, बस बाकी जो करते हो। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू करते थे आप, यू आर ऑर्डर्ड टू करते थे, तब आप कर दीजिएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और बाकी स्टैंड दे जो आपका कर्म दिया गया है उसको उतार देना है जो कहते हो। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यदि जो भी प्रीपोजिशन आप लगाते थे, टू इम्परेटिव में टू लगता था, तो आप टू की जगह नॉट टू का प्रयोग तब कर देना जब वहां पर वाक्य आपका डू नॉट से प्रारंभ हो। ठीक है, कुछ अन्य नियम है उसको भी देख लेते हैं। अन्य नियम क्या है कि यदि किसी भी वाक्य में वुड, कुड, यू, प्लीज ये सारे शब्द मिल जाएं तो ये निरर्थक शब्द होते हैं, इनको हम लोग अलग कर देते हैं और शेष वाक्यों को इम्परेटिव से बना लेते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, लेंड मी योर बुक, तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की भावना हो रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक, ये आप बना लेंगे। इसके बाद अगला वाक्य भी इसी प्रकार का आपसे बन जाएगा। अगला देखते हैं, दे से दैट। यदि किसी वाक्य में दे से दैट ये शब्द आ जाता है तो यह पूरा शब्द हम लोग अलग कर देंगे और इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, इट इज सेड दैट रख देंगे। दे से दैट, ठीक है, दे से दैट, इतने चीजों को हम लोग अलग कर देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे और इसके स्थान पर हम लोग इट इज सेड दैट रख देंगे और पूरा वाक्य हम लोग उतार देंगे ज्यों का त्यों।
आपका पैसिव वॉइस बन गया। अगर कभी भी सहायक क्रिया के बाद में टू मिल जाए और टू के तुरंत बाद मुख्य क्रिया दी हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया के बाद में टू मिल जाए और टू के तुरंत बाद में मुख्य क्रिया दी गई हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बी आ गया। अब इसके बाद में मैं आपको गारंटी दी हूँ कि जितने वाक्य मैंने आपको करा दिए हैं उन वाक्यों को एक बार आप स्वयं भी करके देखना, जितने भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, ये सारे, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं गारंटी ली हूँ कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बहुत सारे नियम तो ठीक है, आपके वाक्य भी फंस सकते हैं इसमें से। इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो आप इसका ले लीजिए। चलिए इसका ले लीजिए। इन वाक्यों को दोबारा बनाइएगा, और बने तो हैं ये पहले से भी, तो अगर बनाने के बाद में आप मिलाइएगा कितने वाक्य सही हुए आपके, और फिर इसके बाद में हमें बताइएगा कि कुल में से कितने वाक्य आपके सही निकले। यह बात आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है, मैं मिटा दूं थोड़ा सा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये वाक्य 53 वाक्य थे, जो ये लगभग हर नियम को मिलाकर बनाए गए थे, इसलिए मैं गारंटी लिए हूं कि अब इससे अधिक कुछ नहीं दे सकता एग्जामिनर, की हिम्मत नहीं है कि इसके ऊपर कुछ बना कर दे दे। अगर फिर भी कुछ अलग से आया है तो आप उसे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।